नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर आपसे बात करना चाहते हैं। आज वैलेंटाइन डे भी है, माँ सरस्वती का आराधना का भी दिन है। ये दिन बहुत ही उपयुक्त दिन है, इसलिए हम सोचते हैं कि कुछ चर्चा आपसे करें। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, टाइम्स ऑफ स्वराज से जुड़े हुए जो दर्शक हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमें 98 मतलब पत्रकारिता की पाठशाला में जब पहले क्लास में जब हम एडमिशन लिए थे, प्रभात खबर के प्रखंड मुख्यालय के रिपोर्टर के रूप में उस दौर से जानते हैं। और उस दौर में जो हमारे पत्रकारिता का जो मिजाज था और आज जो मेरा मिजाज है, हमें लगता है उससे तनिक भी कोई बदलाव नहीं आया, यूं कहें कि और मजबूती आया है। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और वो शेयर इसलिए करना चाहते हैं कि कई मित्रों से, हमारे शिक्षक मित्रों से बातचीत होती रहती है। कई शिक्षक मित्रों से हम इन तरीके का सवाल जवाब भी होता रहता है। तब उन्हें लगता था कि पत्रकार का मतलब है प्रेस रिलीज लिखना, पत्रकारिता का मतलब है एक मरा दो घायल, बलात्कार हो गया, धरना प्रदर्शन हो रहा है। पत्रकारिता यही है। स्वाभाविक तौर पर लोग इसी तरीके की चीजें देखते भी हैं, पत्रकारिता यही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जिस विधा के सहारे सिस्टम को झकझोरा भी जा सकता है, सिस्टम को हिलाया भी जा सकता है, मजबूत से मजबूत पिलर को गिराया भी जा सकता है। कुछ ऐसी ही बातें आज हम आपसे करने जा रहे हैं। बात हम मुजफ्फरपुर बालिका गृह की कर रहे हैं। फिल्म भक्षक के आने के बाद श्रेय लेने की होड़ लग गई है। अरे हमने ही एक्सपोज किया, हमने ही कोर्ट में फाइल किया, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन फिल्म पूरी तौर पर पत्रकारिता, पत्रकार और पत्रकारिता किस अंदाज में की जाती है, कैसे स्टोरी को एक्सपोज किया जाता है, उस पर आधारित है। और स्वाभाविक तौर पे बहुत सारी बातें फिल्म में दिखाई भी नहीं गई है। फिल्म में जिन 4 इंसिडेंट की चर्चा है, वो चारों का चारों इंसिडेंट कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी से जुड़ी हुई है, जिसको बेस बनाकर इस स्टोरी को एक्सपोज किया गया। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि उस स्टोरी तक हम पहुंचे कैसे। क्योंकि आज तक कभी हम ना तो लिखे, ना कभी किसी से शेयर किए, लेकिन आज जी किया कि शेयर करते हैं कि जो आने वाले पीढ़ी जो पत्रकार बनना चाहते हैं, जो आज पत्रकार हैं या जो पत्रकार को एक अलग नजरिए से देखते हैं, उनके लिए हम सोचे कि भाई देखिए कि पत्रकारिता इस तरीके से भी होती है। देखिए, मेरा पत्रकारिता का जो अपना अंदाज रहा है ना, हम इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। शुरुआती दिनों से ही हम खोजपूर्ण स्टोरी पर ज्यादा समय देते रहे हैं और बड़ी बड़ी खबर एक्सपोज की है। उसी सिलसिला में जब हम ईटीवी के रिपोर्टर के रूप में ज्वाइन किए, 2002 में दरभंगा पे आए। शुरुआत हमारा प्रखंड मुख्यालय के रिपोर्टर रोसड़ा से हुआ। रोसड़ा में ही हिंदुस्तान, जागरण, प्रभात खबर होते हुए हम पहुंचे ईटीवी में। दरभंगा में हमारी पहली पोस्टिंग हुई। कुछ महीने ही बीते होंगे, मतलब तो हमें एक जानकारी मिली कि वहां एक ये है रिमांड होम है, जहां बाल अपराध करने वाले कैदियों को रखा जाता है। संयोग से ऐसा हुआ कि उस हमें जानकारी मिली कि वहां बहुत ही गलत काम होता है। शाम 5 बजे के बाद वहां से लड़कों को बाहर अपराध करने के लिए भेजा जाता है। और शहर में जो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, लूट के जो अपराध हो रहे हैं, फायरिंग की जो अपराध हो रही है, उसमें उस जो शेल्टर होम है ना, उसमें जो अपराधी, बाल अपराधी बंद है, वो कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम एकदम, कहिए कि एकदम पक्की खबर थी। क्योंकि जहां वो शेल्टर होम था, ठीक आसपास के लोगों के माध्यम से ही हमें ये सूचना मिल रही थी। लेकिन हाथ डाले तो डाले कौन, कैसे हाथ डाले, बड़ी मुश्किल था। इसी दौरान संयोग से एक हमारा मित्र वहां डीएसपी आए। उनसे हमको मेरा बेहतर रिश्ता था। उनसे इस बात को मैंने शेयर किया कि देखिए, इसे मेरे पास एक स्टोरी है और ये पक्की खबर है। फिर वो एक्सपोज हुआ।
सारे लड़के पकड़े गए। ये उस दौरान जो हमें रिमांड होम के बारे में जो तह तक जानकारी मिली, फिर लड़कियों के रिमांड होम में क्या हो रहा है, ये जो सारी जानकारी मिली, एक आधार हमारे अंदर स्टोरी करने का तैयार हुआ कि रिमांड होम में होता है क्या। एकदम समझदारी मेरी बन गई कि कैसे समाज कल्याण विभाग की क्या भूमिका है। अमोद कंठ जब बने, दिल्ली पुलिस के बहुत अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने क्या क्या कानून लाया है, सारे चीजों को अध्ययन करने का इस बीच में मौका मिला। फिर कुछ दिनों के बाद उसी रिमांड होम में एक लड़के की हत्या हो जाती है। उस स्टोरी को भी एक्सपोज करने में जबरदस्त दिमाग लगाना पड़ा कि कैसे उसका मेन जो रखने वाला व्यक्ति था, जो उस शेल्टर होम का जो टीचर था, वही लड़कों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करता था, और वो लड़के 2 दिन पहले ही आए थे और उसने इनकार किया तो उसको सबों ने मिलकर पीट पीट कर मार दिया था। वो घटना भी एक्सपोज करने में, तो वो एक मेरे अंदर शुरुआती समय से ही ये चीजें बननी शुरू हो गई थी कि सरकार के द्वारा जो इस तरीके के संस्थान चला जाते हैं उसमें क्या खेल होता है। आई बात गई, लेकिन हर तरह की स्टोरी हमारे दिमाग में चलता रहता था। इस तरह की स्टोरी के बारे में हमें संज्ञान था और खबर को लेकर संवेदनशीलता हमारी हमेशा बनी रही है। फिर हमारा ट्रांसफर 2006-07 में पटना हो गया। पटना आए तो पटना में भी इसी तरीके से कुछ दिनों के बाद हमारी एक मित्र बनी। वो जो आपको ब्लाइंड जहां लड़कियां रहती हैं, वहां एक रिपोर्ट हमारे पास आई कि जो ब्लाइंड लड़कियां रह रही है ना, वो उनका अंडरगारमेंट्स, बाकी जो कपड़े वगैरह हैं, बहुत कीमती कपड़े यूज करती हैं। वो उनके पास जो सेंट है वो काफी कीमती, जो एक एनजीओ वहां पे गई थी काम करने के लिए, मतलब बच्चों को सहायता देने के लिए। फिर जिस तरीके से उनके शरीर के अंदर की चीजों को क्लीन किया गया हुआ था, ये सारी चीजें देखकर जब देखी उन्होंने तो लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो हमसे मिली। आज कल वो जो है आपको बिंदेश्वर पाठक की संस्था में, नाम बताना सही नहीं होगा, बिंदेश्वर पाठक की संस्था में वो काम कर रही हैं। बहुत डेयर डेविल लेडीज हैं। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए संतोष जी, यहाँ पर ये चीजें हो रही है। और पटना आते ही हमने ये स्टोरी एक्सपोज किया था। 2008-9 की बात, बड़ी बबेला मचा था कि ब्लाइंड बच्चों के साथ क्या खेल हो रहा है। बहुत सारी चीजें इस पर हुई, बहुत कार्रवाई भी हुई, बहुत तरह की चीजें भी चली। तो इस तरीके का स्टोरी, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड स्टोरी, और खास करके अपराध से जुड़ी स्टोरी करने का मेरा एक अलग टेम्परामेंट रहा है। और उसी टेम्परामेंट का नतीजा रहा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जिस तरीके से मैंने एक्सपोज किया, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। कितने तरह के झंझावट मुझे झेलना पड़ा। मतलब मौत कभी कभी लगता था कि चंद कदम की दूरी पर तो मेरी मौत तो नहीं है। एकदम तय लगता था कि इस गली पर कोई मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन पर हमने हाथ डाला था ना, उसमें ब्रजेश ठाकुर एक प्यादा थे, छोटा सा प्यादा। इस खेल में बड़े से बड़े लोग शामिल थे, लेकिन सीबीआई ने उस पूरी चीजों को एक्सपोज करने से बचती रही और आखिरकार उतने ही लोगों के बीच कार्रवाई करके वो चुप्पी साध गए। अगर ठीक से काम होता तो समझिए कि पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता। पटना में, पटना का जो म्यूजियम है ना, दरभंगा वाला म्यूजियम जहाँ खाजा वाजा बिकता है, वहां पर एक कमरा ब्रजेश ठाकुर रखे हुए थे। उस कमरा में पहली बार मुझे पता चला कि जो बेड होता है ना, पलंग, वो भी लाखों में, 5 लाख का होता है, उसका गद्दा वगैरह क्या, उसकी वहां था। और उस कमरे में मुझे कि वो कमरा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। और उस कमरे में क्या होता था, बिहार के ब्यूरोक्रेसी के कौन कौन अधिकारी जाते थे, किस स्तर के अधिकारी जाते थे, सारा कुछ सीबीआई के हाथ में था। क्योंकि हमने खबर चला दी थी कि वहां उस जगह पर क्या होता है। लेकिन चलिए, नहीं कुछ हुआ। लेकिन इस घटना के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इन दिनों, हर कोई श्रेय लेने के लिए होड़ मचा हुआ है, श्रेय लेने के लिए।
तो जरा हम आपको सुना देते। टिस वाले भी बहुत कुछ बोल रहे हैं कि हमने ये रिपोर्ट कर दिया था, हमने ये कह दिया था। टिस का रिपोर्ट क्या था, जरा आप सुन लीजिए। वहां उस समय में हरप्रीत कौर कौर एसपी थी, और जो टिस और जो समाज कल्याण के अधिकारी थे, उनका ये इंटरव्यू सुनिए कि टिस ने क्या रिपोर्ट दिया था। कि कहीं से भी चर्चा नहीं था कि लड़कियों का से रेप होता है, लड़कियों को भेजा जाता है, कोई चर्चा नहीं थी। बस सेक्सुअल असॉल्टमेंट और लड़कियों को कभी कभी मारपीट होती है, और इसकी जांच कराए। 3 महीने तक समाज कल्याण विभाग, आज कह रहे ना बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद भी सफाई दे रहे हैं, हमारे ही कारण एक्सपोज हुए। 3 महीने तक उन्होंने इस रिपोर्ट को रखा, और टिस ने कहा था कि आप अपने से जांच कराइए। किसी से इन्होंने जांच नहीं कराई। और ये मेरे पास पक्की खबर थी कि किस तरीके से टिस की रिपोर्ट के बावजूद पूरा विभाग चुप्पी साधे हुए है। फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था खबर चलाने के लिए। मेरे पास पक्की खबर थी कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन खबर चलाने के मेरे पास कोई आधार नहीं था। उसी दौरान सीतामढ़ी में एक समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की हत्या होती है, और ये जानते हुए कि उस हत्या के पीछे वजह मुजफ्फरपुर शेल्टर होम नहीं है। लेकिन मेरे पास सिवाय इस तरीके के स्टोरी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि समाज कल्याण विभाग पूरी तौर पर उस रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठ लिया था। मैंने खबर चलाई कि सीतामढ़ी में जो घटना घटी है, उस घटना के पीछे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में हाल के दिनों में हुई सोशल ऑडिट का तो की वजह तो नहीं है। अभी तक समाज कल्याण विभाग को लगता था कि उस ऑडिट के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, लेकिन वो जानकारी मुझे थी, और हम उस पर होमवर्क कर रहे थे। उसी दौरान हम मधुबनी शेल्टर होम में जो लड़कियां गई थी, जो फिर फिल्म में दिखाया गया है, उस लड़की से हम मिले। कैसे वो स्टोरी वहां से बाहर निकला। समस्तीपुर में जो शेल्टर होम में चलाने वाले एक लोग थे, उनसे हम मिले। उन्होंने बहुत सारा फीडबैक दिया। दरभंगा में जो शेल्टर होम, वो मेरा पुराना कार्य क्षेत्र था। शेल्टर होम चलाने वाले जो लोग थे, उन्होंने बताया कि कैसे कुछ दिनों के लिए बाढ़ के समय में शेल्टर होम बंद हो गया था दरभंगा में, तो वहां से जब मुजफ्फरपुर भेजा गया शेल्टर होम में, तो वहां लड़कियों के साथ किस तरीके का धंधा कराया गया। जब वो लौट कर लड़कियां आई तो शेल्टर होम के लोगों को बताया, और इसकी शिकायत दरभंगा और मधुबनी के शेल्टर होम वाले समाज कल्याण विभाग को कर चुके थे, लिखित में भी और मौखिक भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जो भी गया मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, वो सुरक्षित बच के नहीं आया। मतलब हैवानियत का अड्डा था मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही सीतामढ़ी में ये घटना घटी, मैंने खबर ब्रेक कर दिया, और आनन फानन में एफआईआर दर्ज हुआ। और जब एफआईआर दर्ज हुआ, उस दौरान जिस टिस की रिपोर्ट की चर्चा हो रही है ना, तो जरा आप सुन लीजिए। उन्होंने यहाँ पे कुछ सर्वे किया था, तो उन्होंने ये एक रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सेवा संकल्प एवं विकास समिति, यहाँ पे जो लड़कियाँ रहती हैं, उन्होंने कुछ वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकायत किया है। इतना ही उसमें है। उसके आधार पे सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा एफआईआर महिला थाना में किया गया है। तो उसके बाद ही हमारी कार्रवाई जारी है आगे इसमें, लेकिन एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने इसका ऑडिट फरवरी महीने में किया था, और उन्होंने जो अपने रिपोर्ट में लिखा है कि हमको ऐसे बच्चियों ने ऐसा बताया है कि उनके द्वारा साथ वायलेंस भी होता था और सेक्सुअली एब्यूजमेंट भी होता था, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। और इस पर उन्होंने कहा है कि इस पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है और कार्रवाई की। उस एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आपको सुनाया है, कहीं कोई चर्चा है इसकी? फिर से सुन लीजिए। लेकिन मुझे पक्की जानकारी थी, सुन लिए ना आप। लेकिन हमें जानकारी थी कि लड़कियों के साथ रेप हुआ है, कई बार गर्भपात कराया गया है, और ये चीजें बहुत मुश्किल था बाहर निकालना। तब मैंने महिला आयोग के पास गया। महिला आयोग के अध्यक्ष उस समय में कैलाशपति मिश्रा जी की पुतौह थी, और निक्की हेम्ब्रेन जो इस समय में बीजेपी की विधायक है, वो महिला आयोग के सदस्य थी। उन दोनों से मैं मुलाकात की, और मैंने कहा कि मैडम वहां जाइए और इस तरीके की घटनाएं हो रही है।
प्लीज एक बार आप चले जाएंगे ना तो मुझे खबर चलाने का आधार मिल जाएगा। और वो दोनों महिलाएं गईं और जाके वहां से बच्चों को मिली। तब तक कहीं कोई FIR कुछ भी नहीं था, सब कुछ हवा में। वो गईं, बच्चियों से मिली और मिलकर आई तो मेरी स्टोरी को मजबूती देने के लिए उन्होंने मुझे इंटरव्यू दी कि किस तरीके की हैवानियत के साथ बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है। वो मेरा प्रयास था कि महिला आयोग की टीम वहां जाए, क्योंकि खबर बनाने के लिए कभी कभी हम मीडिया वालों को इस तरीके से भी लोगों के बीच जाना पड़ता है। और आज लोग कहते हैं विधायक के रूप में और एक अध्यक्ष के रूप में किसमें ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है? कोई वैसा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी हम बहुत श्रद्धा से ही काम करते हैं। कोई दुखियारी आता है तो यहाँ से हम मेरे यहाँ से हंस के ही जाए। मुजफ्फरपुर घटना पे आपको क्या लगा कि आप खुद तो हम लोग लगे हुए हैं उसमें, जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो। घटना स्थल पर गई तो आपको क्या लगा? बहुत भयानक घर बनाया है, बहुत डरावना लगता है कि वो इसी के लिए ही घरे बनाया है। कार के उस व्यवस्था में इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। लेकिन सरकार भी लगा हुआ है कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम आंदोलन कर रहे हैं, उस इशूज पे आंदोलन हो, इसकी पहल भी मेरे द्वारा हुआ कि जितने NGO के लोग हमसे जुड़े हुए थे उन लोगों से मैंने आज कहा कि ये इशूज, इस इशूज पर नहीं आप हंगामा करोगे तो फिर हम स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। स्टोरी बढ़ाने के लिए कभी कभी इस तरीके की चीजों को आगे लाया जाता है। फिर बच्चे सड़क पर उतरे, 10-5 बच्चे ही सही, उनका हमने फुटेज लिया, खबर चलाया। फिर नए तरीके की चीजें हमने दी कि किस तरीके से PMCH में उसका मेडिकल रिपोर्ट होता है तो पॉजिटिव पाई जाती है। ये सारा चीज मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम चीजों को निकाले थे, जिसको बाद में स्वास्थ्य मंत्री डिनाई कर दिया कि नहीं कोई रेप नहीं हुआ है। लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत था, क्योंकि कागज बदलने से पहले हमारे पास उसी अस्पताल के नर्स ने मुझे कागज मुहैया करा दिया था कि नहीं, सब में लड़कियों के साथ रेप हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री उसके बाद डिनाई जरूर किए, लेकिन मेरे खबर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि मेरे पास सबूत चीख चीख कर हम चला रहे थे कि देखिए लड़कियों का हुआ है। फिर लड़कियों का दोबारा मेडिकल टेस्ट हुआ और उस मेडिकल टेस्ट में मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि करनी पड़ी कि हाँ रेप हुआ है। इस स्तर पर लोग हमें सहयोग कर रहे थे। जिस अस्पताल में लड़कियों का मेडिकल रिपोर्ट हो रहा था, रिपोर्ट लिखते ही उस समय व्हाट्सएप का वो नहीं था, फोटोकॉपी करके हमें वहां का नर्स, महिला डॉक्टर, जितना महिलाएं इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी हुई थी, सब मुझे इंफॉर्मेशन दे रही थी। लड़कियों से मिलाना, लड़कियों से बात करना कि कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ हमारे रडार पर था। आपको मालूम है, कहते हैं ये जो संतोष कुमार जो अभी पूरा लिख रहे हैं कि भाई हम नहीं उजागर किया है, हमें दुख है, मेरा मित्र है वो। उस वक्त वो बकरी पालन का NGO काम करता है, गरीबों को बकरी पालन, उस 10 साल से मेरा मित्र है। मुझे कोई मिल नहीं रहा था जिसको हम पिटिशनर बनावे हाई कोर्ट में, क्योंकि लग रही थी सरकार, क्योंकि कोई मीडिया मेरे साथ खड़ा नहीं था, मैं अकेले खबर उस दौर में चला रहा था। आज जो लोग बोल रहे, कोई मिल नहीं रहा था कि पिटिशनर बने। उस संतोष कुमार को मैंने पिटिशनर बनाया, समाज सिन्हा एडवोकेट के पास मैंने लेके गया कि इसको पिटिशनर बनाइए, हाई कोर्ट में मामला जाना जरूरी है। और पहला PIL जो उसको लेकर फाइल हुआ, वो PIL कैसे फाइल हुआ इसके लिए भी मैंने ही पहल किया। तो एक स्टोरी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक पत्रकार को किस किस स्तर पर काम करना पड़ता है, ये अंदाजा शायद आपको नहीं हुआ, शायद। क्योंकि देखिए स्टोरी अगर क्या है, एक दिन खबर चला दिए, चलाना बंद कर दिए तो फिर गए। खबर निरंतर चलने पर लोगों को जेहन को झकझोरता है, और निरंतर बने रहे इसके लिए आप स्टोरी को कुछ न कुछ नया नया आप टॉपिक देते रहते हैं। आज सड़क पर उतरी महिलाएं, आज मामला हाई कोर्ट पहुंचा, आज सुनवाई की तिथि निर्धारित हुई, हाई कोर्ट के कई महिला वकील को हमने इसमें शामिल किया, जा के शामिल किया कि देखिए इस तरीके से हो रहा है। ये सारी चीजें करनी पड़ती है खबर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर इतना जिंदा समाज होता ना तो आज संतोष सिंह जैसे रिपोर्टर का कोई जगह नहीं होता। जिंदा है,
हमें उस स्टोरी को एस्टेब्लिश करने के लिए और इस स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें किस किस दौर से गुजरना पड़ा, इसका अंदाजा आपको नहीं हो सकता है। एनजीओ वाले के घर पर जाते थे, प्लीज एक बयान दे दीजिए आप। उनसे हम बयान लेते थे कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अलग अलग विपक्षी नेता के घर पे जाते थे, बस बयान, कोई मतलब नहीं था, सिर्फ बयान ले लिए कि चलिए खबर बने रहने चाहिए। बिहार में ये पाया जाना बहुत दुखद चीज है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने सोशल इश्यूज को अहमियत दी है। और मुझे लगता है, अच्छा, इंक्वायरी कराना ये भी बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सरकारें इंक्वायरी नहीं कराती, वो हर एक चीज कारपेट के नीचे करो और ये खराब पब्लिसिटी होगी जो होगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि किस तरह से सफाई हो, ऐसी चीज़ें नहीं हो। और छोटे बच्चों को जिनका कोई ना घर ना ठिकाना है, उनके साथ ऐसा होना, ये इससे बड़ी दुखदायक चीज क्या हो सकती किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए। पर मुझे लगता है नीतीश कुमार, क्योंकि उनकी एक कमिटमेंट रही है सोशल इश्यूज के प्रति, जरूर कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाएंगे। महिलाओं और छोटे बच्चों पर जो यौन अत्याचार हो रहा है, उस पे बहुत बड़े पैमाने में जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब जो है अगर बिहार सरकार ने इतने विश्वास मत के साथ उन्होंने सरकार बनाया उन्होंने, और ये भी कि उन्होंने जो है लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, और उनके स्कूल, ताकि लड़कियां अपनी जो शिक्षा भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके, और उन्होंने बहुत सारे उन्होंने कदम उठाए। पर ये बात जो अभी आई है, उभर के आई है, कि जो सरकारी संस्थान में जो ऐसे काम हो रहे हैं, और भी जगह जो सरकारी जो तंत्र है, जो प्रणाली है, उसमें होना, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। क्योंकि अगर ये सरकारी प्रणाली में और सरकारी संस्थाओं में अगर ये सुरक्षित नहीं है, तो जो ये निजी जो वेलफेयर या जो सोशल जो उनके जो होते हैं संस्था, उसमें उनकी जो सुरक्षा तो और भी जो है बदतर है। खबर बनी रहेगी तो सरकार पर दबाव बनेगा, और फिर धीरे धीरे उस स्टोरी में मधुबनी शेल्टर होम से जुड़ी, जो आप फिल्म में देखेंगे कैसे हमने उस लड़की का इंटरव्यू लिया, उस मामले में आज भी मुझ पर मुकदमा चल रहा है। समझ गए? बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, आज भी मुझ पर वो मुकदमा चल रहा है मुजफ्फर शेल्टर होम पर। और उसके बाद मुजफ्फरपुर एसपी ने जो काम की, वाकई में शानदार काम की, उनका दिल से बधाई। बाकी वहां जो सीनियर अधिकारी थे, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे मेरा एक अलग तरीके का रिश्ता है। उन्होंने क्या मुझे फीडबैक दिया, उनसे हमें क्या जानकारी मिला, ये कहने की जरूरत नहीं है। पूरा मुजफ्फरपुर पुलिस महकमा, जानते हैं, ब्रजेश ठाकुर के घर में 3-3 पत्रकार, बड़े बड़े लेवल के पत्रकार, बड़े चैनल के पत्रकार, कोई खबर चलाने को तैयार नहीं था। अकेले जिस समय 15 दिन तक, एक दिन छोड़ दीजिए, 15 दिनों तक इस खबर पर किसी मीडिया ने नजर तक नहीं डाली। ब्रजेश ठाकुर की गिरफ्तारी हुई, बात खत्म, उसके बाद कोई खबर नहीं। रेप वाली खबर को तो किसी ने छुआ तक नहीं। लेकिन जब ये केस सीबीआई के हाथ हो गया, और सीबीआई जब खुदाई करने के लिए ब्रजेश ठाकुर के घर पे पहुंच गया, तब सारी मीडिया इस खबर को लेनी शुरू कर दी। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। तो पत्रकारिता में क्या क्या करना पड़ता है, ये फिल्म के इनसाइड स्टोरी के पीछे का क्या स्टोरी, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोगों को खबर बनी रहे, खबर लोगों के जेहन से बाहर, क्यों हम बाइट लेते हैं, क्यों हम धरना प्रदर्शन आयोजित होने में 10 ही लड़का लड़की क्यों ना हो, क्यों हम दिखाना चाहते हैं? इसलिए कि खबर लगातार चलता रहे, लोगों के जेहन में हम झकझोरते रहते हैं। अरे आज तो धरना प्रदर्शन हुआ, तो पता चला कल और लोग निकलना शुरू कर दिए रोड पर। फिर उसी का असर हुआ कि बाद में बड़े स्तर पर पटना की सड़कों पर भी आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। निवेदिता झा उस दौर में बहुत ही सक्रिय हुई, अपने तरीके से वो चीजें, वो लगातार हम संपर्क में थे। निवेदिता झा जितनी सड़कों पर उतरी, आंदोलन की, कौन सा मीडिया हाउस चला रहा था सिवाय कशिश को छोड़कर? तो इस तरीके से स्टोरी एक्सपोज हुआ कि एक एक बात, जो हम शुरुआती दिनों में जो शेल्टर होम पर जो मेरा काम था, रिमांड होम पर जो मेरा काम था, वो पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे थे
कि समाज कल्याण विभाग से लेके यहाँ जो पदाधिकारी रहते हैं उसका क्या नेक्सस होता है, किस तरीके से चीजें होती है। सरकार चाहती है कि इस तरीके का संस्था काम करे, सरकार पैसे नहीं देती है महीनों महीने इस तरीके के संस्थान चलाने वाले। और सबसे बड़ी बात, जो ये केस एक्सपोज हुआ उसमें हम आपको बता दें, ये शेल्टर होम ऐसे काम नहीं करता है। ये शेल्टर होम सिर्फ दिखाने के लिए है। क्या होता क्या है सच्चाई ये समझ लीजिए। जिससे शेल्टर होम में किस तरीके की बच्चियां रहती हैं, अधिकांश गूंगी, बहरी, अंधी, जो ठीक से दिख नहीं पाता है, जिसको माँ बाप छोड़ दिया, या जो मेला में भटक गया, नहीं किसी लड़के के साथ प्रेम जाल में फंस गई, भाग गए, उसको लेने के लिए गार्जियन तैयार नहीं है, इस तरीके की लड़कियां रहती हैं। उससे आप बहुत ज्यादा आप उस तरीके का व्यापार नहीं चला सकते। लेकिन इसके आड़ में पूरे देश में इस तरीके का नेटवर्क है कि जो नेपाल से लड़की लाना, कलकत्ता से लड़की लाना, और वो उस लड़की को लाके बड़े बड़े नेताओं को खुश करना। उसमें थोड़ा स्मार्ट भी रहती है, वो देखने का उसका अंदाज भी कुछ और रहता है। और वो जानते हैं वो ट्रांसफर होता है। 1 महीना मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रही, तो यहाँ से फिर उसको भेज देगा लखनऊ शेल्टर होम में। फिर पता चला सिलीगुड़ी शेल्टर होम से मुजफ्फरपुर चली आई लड़की, और उसका कहीं कोई रजिस्टर पर मेंटेन नहीं रहता है। असली खेला उसी के सहारे होता है। इस शेल्टर होम की लड़कियों से नहीं होता है खेला, उससे होता है। पूरा नेटवर्क उसी से चलता है। पुलिस अगर पकड़ लिया कहीं तो देखिए फलाने शेल्टर होम से भाग गई है लड़की। इस तरीके का नेटवर्क काम करता है। हमें याद है कि 30 हजारी कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी। तमाम वकील को लग रहा था कि कशिश न्यूज के रिपोर्टर जरूर पहुंचेंगे। गेट पर लिखा हुआ था वहां जाइए, 30 हजारी ने साकेत कोर्ट था, 30 हजारी साकेत कोर्ट था। वहां गए, जब हम लिखे कि अंदर जाने के लिए संतोष सिंह कशिश न्यूज, तो वहां जो सुरक्षा गार्ड था ना, वो मुझे उस केस की एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई कर रहे थे, न्यायिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण महिलाओं के पास मुझे ले गया। और उनका यही सवाल था कि संतोष जी, ये जितनी लड़कियां हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि इनके साथ रेप हो सकता है? तो मैंने कहा कि मैडम, कविता से पूछिए। कविता वही लड़की थी जिसकी 2 सहेली की हत्या ब्रजेश ठाकुर ने कर चुका था, जिसका सीबीआई कहीं कोई निशान नहीं मिला। लेकिन उस लड़की से हमारी मुलाकात हो चुकी थी और उसने बताई थी कि किस तरीके से हो रहा है। मैंने जैसे ही कविता का नाम लिया, वहां सीबीआई का वकील बैठा हुआ था, ब्रजेश ठाकुर का भी वकील बैठा हुआ था, सीबीआई का एक एएसपी लेवल का अधिकारी बैठा हुआ था। तीनों का तीनों वहां से उठकर चला गया। लगा जैसे हम ऐसे जगह पर हाथ डाल दिए हैं जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर रहे थे। सब लोग हैरान रह गए। फिर मैंने सारी स्टोरी बताई कि कविता के साथ ये कविता कैसे आई, और कविता के जो 2 दोस्त थे जिसकी हत्या की वजह से कविता बागी हो गई। सारी स्टोरी मैंने बताया कि कैसे वो बागी हुई, क्यों वो गुस्सा में आई, और फिर वो क्यों ये बयान दे रही है। और ये पूरे नेटवर्क में कविता जैसी हजारों लड़कियां हैं, लाखों लड़कियां आप कह सकते हैं, जो इसी तरीके से शेल्टर होम के सहारे एक शेल्टर होम से दूसरे शेल्टर होम, दूसरे शेल्टर होम से तीसरे शेल्टर होम बेनाम जाता है। और यही इन्हीं के सेक्स रैकेट के सहारे, इन्हीं के व्यापार के सहारे शेल्टर होम पूरे देश में चल रहा है। किसी न किसी तरीके से कोई बॉयफ्रेंड के कारण मतलब मानसिक तौर पर इतनी परेशान हो जाती है जो इस धंधे में आ जाती है, घर माँ बाप छोड़ देता है। किसी को ये लोग ट्रैप भी करता है, जो सुनते हैं ट्रैप भी करता है, और ट्रैप करके इसी तरीके से घुमाते रहता है। किसी भी पुलिस को के ऊपर की बात है उसको पकड़ लेना। इस तरीके से शेल्टर होम में काम करता था। ऐसे तरीके से स्टोरी को एक्सपोज किया गया। हर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। हम क्या कहें, ब्रजेश ठाकुर के यहाँ काम करने वाले लोगों तक से हमें जानकारी मिलनी शुरू हो गई। कोई ऐसा नहीं है, कोई हम लोगों के पास कोई ऐसा नहीं है। काम जब आप करेंगे ना, तो 1000 तरीके का इंफॉर्मेशन पत्रकार के पास आता है, और उस तरीके का इंफॉर्मेशन पुलिस और सीबीआई तक नहीं पहुंच पाती है। अगर भरोसा हो जाए ना कि संतोष सिंह जो रिपोर्ट कर रहे हैं इसमें बेईमानी नहीं करेंगे, तो आप बताइए ना, मेडिकल में रेप आया, जिस मेडिकल रिपोर्ट को पीएमसीएच में बोर्ड बनाकर बदल दिया गया था, उससे पहले हमें वो रिपोर्ट दे दिया गया कि देखिए संतोष जी, चलाइए खबर, अब ये लोग बदलने वाले हैं। कौन मदद कर रहा था? तो जब आप सही काम में खड़े होंगे ना, तो एक सोर्स आपके साथ जुड़ेंगे,
और एक से एक इंफॉर्मेशन आपके पास है और आप मजबूत है। एक पत्रकार के पास देखिए ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आते रहते हैं और उन इंफॉर्मेशन के सहारे हम खबर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है पत्रकारिता। जो आप पत्रकारिता देखते हैं ना, वो कतई वो पत्रकारिता नहीं है, वो सिर्फ संवाददाता है, रिपोर्टर है। पत्रकारिता ये है, इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी। और इसमें हमने आपको कहा है ना कि हर कदम पर मुझे मौत नजर आ रही थी, क्योंकि ऐसे नेटवर्क पर हम हाथ डाल रहे थे जिस नेटवर्क पर आज तक किसी ने साहस नहीं जुटाया हाथ डालने का। हर कोई जानता था लेकिन हाथ नहीं डालने की साहस की। उस नेटवर्क पर हमने हाथ डाला। और आपको आज भी बता दें कि मैं सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकता हूं। मैं रोजाना कहां जाता हूं, कैसे रहता हूं, किससे मिलने जा रहा हूं, कभी भी कई शिक्षक लोग अभी कहते कि हम आपसे मिलना चाहते, लेकिन कहते हैं कि हम नहीं मिल सकते। किस तरीके से हम जिंदगी जी रहे हैं इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा कि किस तरीके की जिंदगी हम जी रहे हैं, कैसे हम सार्वजनिक स्थलों पर जाने से परहेज करते हैं। हर क्षण हर पल आज भी अलग अलग स्टोरी की वजह से लाखों लोग हमारे दुश्मन हैं, लाखों लोग, एक दो लोग नहीं, क्योंकि ऐसे ही व्यवस्था पर चोट करने की वजह से मेरी पहचान रही है जो बहुत बड़ा मजबूत तबका रहता है। इसलिए हमेशा अपने आप को सतर्क रखते हैं, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचना, रास्ता का ख्याल रखना, कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी नहीं देना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मतलब समझिए कि मेरी जिंदगी कुछ ऐसा ही है कि कुछ भी कभी मन करता है कि चले परिवार के साथ सिनेमा देख लेते हैं, चले परिवार के साथ थोड़ा गांधी मैदान घूम ले, नहीं घूम सकते, कभी नहीं। ये स्थिति है। मतलब कहीं निकलते हैं तो अपने आप को कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो वो जगह छोड़ दें, क्योंकि इस तरीके की स्टोरी करने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे आपके नियंत्रण में रहता है। और बहुत ऐसा भी नहीं है कि कई बार जिन लोगों को सेट किया गया कि संतोष को कर देना है, उन्हीं लोगों में से मुझे लोगों ने फोन करके कहा कि संतोष जी आज ऑफिस आज जा रहे हैं ना, फलाने रास्ते से मत जाइएगा, लोग सेट किए हुए हैं। उन्हीं लोगों में, क्योंकि अच्छाई के साथ लोगों को कहीं न कहीं दिल में वो बात आ जाती है कि इस तरीके से अच्छा आदमी है, पत्रकार है, क्यों इसके साथ इस तरीके से करोगे, जानकारी दे। ऐसा एक बार नहीं, दर्जनों बार मेरे साथ हुआ है। कोई उन्हीं लोगों में जिनको लोग सुपारी देते हैं वही लोग हमें कह देते हैं कि संतोष जी थोड़ा सतर्क रहिए, आजकल आप ज्यादा एक्टिव हो गए। तो इस तरीके से पत्रकारिता होती है। हम शुक्रगुजार हैं कशिश चैनल का और उनके मालिक का भी, इतना मौका दिए हमें काम करने के लिए। हालांकि हम जहां भी रहे, चाहे ईटीवी में भी रहे, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अपने मिजाज में हमने स्टोरी किया। जब संस्थान को लगा कि अब संतोष जो काम कर रहा है अब उनके सर के ऊपर से जा रहा है, मतलब बर्दाश्त करना अब मुश्किल है, तो फिर हमें छोड़कर जाना पड़ा है। ये पत्रकारिता है। पत्रकारिता में इस तरीके से भी चीजें देखने को मिलती है। इसलिए हमने ये सारी बातें बताई कि कैसे मैंने वो स्टोरी को एक्सपोज किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कहानी फिल्मी थी, लेकिन मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में जो हुआ वो कुछ ऐसी ही है। यौन शोषण की ऐसी कहानी जिसने सूबे को हिलाकर रख दिया। कशिश न्यूज के खुलासे के बाद पर्दे खुल रही हैं और वो सफेद पोश बेनकाब हो रहा है जो शोषण की कहानी में शामिल है। कशिश के कैमरे में कुछ और तस्वीरें कैद हुई हैं। इन कमरों को देखिए और इन कमरों के अंदर के हालात को समझने की कोशिश कीजिए। भेड़ बकरियों की तरह इसी कमरे में रखी जाती थी घर परिवार से बिछुड़ी बच्चियां। वक्त के हाथों मजबूर हो उनके शिकार बन जाती थी बच्चियां, जो कहने को तो इनकी हिफाजत करते थे। शायद मासूम बच्चियों का शोर प्रेस की इसी मशीन में दब जाता होगा। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बालिका गृह की हैं, जहां अंदर के हालात उस हालात को बयां कर रहे हैं जिनमें रखी जाती थी लड़कियां। हर सीढ़ी, हर बिस्तर, हर कोना उन चीखों और इन सुस्कियों से भरी पड़ी है जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो भी इसको बख्शेंगे नहीं। जो गलती किया है, जहाँ पर लड़की लोग रहती थी वहाँ हम लोग गए, देखे अजब तरह से घर बना हुआ है। मैंने देख के डरावना तरह का है। 3 तरह से सीढ़ी बनाया है, ये घर से वो घर, वो मैंने बहुत गलत ढंग से वो है। लड़की लोग जेल से भी बदतर रहती थी। वहाँ पर मेडिकल का भी इंतजाम लोग रखे हुए हैं। हम लोग तो यही वहाँ पर देखे कि घरे बनाया है यही माध्यम से कि हमको यही कर्म कुकर्म करना है। कमरों में सिसकियां हैं तो कमरे के बाहर सड़क में शोर। बालिका गृह में हुए यौन शोषण के मामले में कशिश न्यूज के खुलासे के बाद पटना सहित कई शहरों में लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। हाथों में तख्तियां ले महिला संगठनों और युवाओं ने समाज को आईना दिखाया, मगर बड़ा सवाल ये कि इस आईने को देखने के बाद शर्मसार कौन है। कारावास में जो बच्चियों के साथ बालिकाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, उसके लिए उसको लेकर हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग सिर्फ एक ही है, बस एक ही मांग है कि जिन लोगों में जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको कुछ नहीं, सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए उनकी, उन्हें सीधे फांसी से टांग देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है उनका सुरक्षा देना। सरकार को देखना चाहिए जिस तरीके से, और जो वो ये काम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो ये गलत काम किए उन्हें तो पहले सजा देनी चाहिए, और जो पीड़ित है उससे हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट हेल्प करना चाहिए, और उनके फ्यूचर के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो हाँ, वो तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोग, कि वो आगे चल के, उन्हें देख के कोई आगे चल के ऐसा ना करे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लड़कियों का मेडिकल टेस्ट हो चुका है, यौन शोषण की पुष्टि भी हो गई है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ सफेद पोश सलाखों के पीछे हैं और कुछ का इंतजार किया जा रहा है। कशिश न्यूज के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बुला सख्त निर्देश दिए थे। बिहार में ये पाया जाना बहुत दुखद चीज है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने सोशल इश्यूज को अहमियत दी है। और मुझे लगता है, अच्छा, इंक्वायरी कराना ये भी बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सरकारें इंक्वायरी नहीं कराती, वो हर एक चीज कारपेट के नीचे करो, और ये खराब पब्लिसिटी होगी जो होगा। पर मुझे लगता है नीतीश कुमार, क्योंकि उनकी एक कमिटमेंट रही है सोशल इश्यूज के प्रति, जरूर कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाएंगे। मुजफ्फरपुर, मधुबनी से लेकर पटना तक हंगामा मचा है, मगर सवाल ये कि क्या ये कहानी सिर्फ 2 शहरों तक सिमटी है। कशिश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट,